नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया का बीपीएससी 17वीं के लिए जो जुनून सीरीज टेस्ट पेपर है, उसका जो पहला टेस्ट पेपर है, जिसमें मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन, या मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्पेक्ट्रम बुक से लिया गया। तो इस क्वेश्चन पेपर को बनाने से आपका स्पेक्ट्रम का भी रिवीजन हो जाए। तो हम लोग आज इसी टेस्ट पेपर को बनाने के लिए जा रहे हैं। इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके अभी 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इस टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन है वह इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और हिंदी में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यह डिस्कशन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह डिस्कशन। डिस्कशन से पहले एक डिस्क्लेमर है, ये आप देख लीजिएगा। अगला जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का, वो है व्हिच पोर्टुगीज रूलर declared himself the honor of trade with Arabia, Persia and India in early 16th century। तो पुर्तगीज रूलर कौन था जब 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग ढूंढा था यूरोप से। तो याद रखिएगा, उस समय रूलर जो था वह था मैनुअल वन। या मैनुअल वन जो था आपको पुर्तगाल का राजा था। इसका टाइम पीरियड क्या है मैनुअल वन का? तो याद रखिएगा, मैनुअल वन का टाइम पीरियड है 1495 से लेकर 1521 तक। तो 1521, और ये जो आया था आपको वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में। तो इसी टाइम पीरियड में यह मैनुअल प्रथम जो है पुर्तगाल का आपको राजा होता है, और यह घोषणा करता है जो अपने आप को अरेबिया और पर्सिया का ऑनर घोषित करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मैनुअल वन, जो पुर्तगाल का उस समय का राजा था। यहाँ बार्थोलोम्डियाज का भी नाम ऑप्शन है। तो बार्थोलोम्डियाज भी एक पुर्तगाली था, जो पहला यूरोपियन होता है जो अफ्रीका के साउदर्न टिप, जिसको हम लोग कैप ऑफ गुड होप कहते हैं, यहाँ तक पहुंचता है। ये भारत तक नहीं पहुंचता बार्थोलोम्डियाज। यह बार्थोलोम्डियाज जो है आपको 1488 ईस्वी में पहला यूरोपियन होता है जो आपको अफ्रीकन कंटिनेंट का साउदर्न टिप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप ऑफ गुड होप, वहां तक पहुंचने वाला ये पुर्तगाली है। तो बार्थोलोम्डियाज याद रखिएगा 1488 ईस्वी में। उसके बाद वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा तो हम लोग सबको मालूम ही है, यह 1498 ईस्वी में यूरोप से अफ्रीका के साउदर्न टिप से होते हुए ये कालीकट पहुंचा था 1498 में। हेनरी फोर्थ जो है, इसका पुर्तगाल से कोई भी कनेक्शन नहीं है। यह लंदन का किंग ऑफ इंग्लैंड था। कब से कब तक? हेनरी फोर्थ। तो 1399 से लेकर 1413 तक, 1399 से लेकर 1413 तक हेनरी फोर्थ जो है आपको किंग ऑफ इंग्लैंड था। तो इसका हेनरी फोर्थ का पुर्तगाल से कोई कहानी में कनेक्शन नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As long as you have maritime supremacy, you will have control over India, and if you do not have such power, you will not have a fort on the sea coast. Which famous statement above is in the context of rise of Portuguese power in India? तो पुर्तगाल का कौन सा गवर्नर था जो बोला जब तक आपका मैरीटाइम सुप्रीमेसी है, जब तक आप समुद्र पर अधिकार कर पा रहे हैं, तभी तक आप इंडिया पर अधिकार कर पाइएगा। अगर आपके समुद्र पर अधिकार नहीं है तो आपका इंडिया का जो सी कोस्ट है उस पर भी आप अधिकार नहीं कर पाइएगा। यू विल नॉट हैव ए फोर्ट ऑन सी कोस्ट इफ यू कांट मैरीटाइम सुप्रीमेसी। तो यह कहने वाला कौन है? तो याद रखिएगा, आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो पुर्तगाल का पहला गवर्नर बनता है। पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये इसका टाइम पीरियड क्या है? 1505 से लेकर 1509। याद रखिएगा, पुर्तगाल का पहला गवर्नर जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसकी पॉलिसी को हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में भी जानते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा तो सबको मालूम होगा ही, यह 3 बार भारत आया था, 1498 में, उसके बाद 1502 में, और 1524 ईस्वी में आखिरी बार भारत में आपको वायसराय के रूप में आता है और यहीं पर मर जाता है। तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आता है। पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल जो है वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में भारत में आता है, पुर्तगाली जो पहला पुर्तगाली आता है, उसके बाद जो दूसरा पुर्तगाली आता है वो है पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल। यह 1500 ईस्वी में आता है। इसने 2 काम किया है जिसके लिए हम लोग पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल को जानते हैं। भारत में पहला फैक्ट्री जो है, पुर्तगाल का पहला फैक्ट्री 1500 ईस्वी में कालीकट में एस्टैब्लिश करता है। तो पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल भारत में पुर्तगाल का पहला फैक्ट्री 1500 ईस्वी में कालीकट में करता है, जिसको उस समय कालीकट में जो अरब के बिजनेसमैन थे और जमूरियन जो वहां का राजा था तोड़ देता है। उसके बाद पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल अपना प्राण बचाते हुए कोचिन जाता है। तो वास्को डी गामा जो है कालीकट का खोज किया था, पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल जो है आपको कोचिन का खोज करता है, और कोचिन में जाकर अपने जो साथी है पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल, अपने साथी को वहीं पर छोड़ देता है, वहां का जो राजा है इसको हेल्प करता है। उसके बाद ये अपना लिस्बन चला जाता है। तो पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल क्या क्रेडिट है? फर्स्ट फैक्ट्री इन कालीकट 1500 में। उसके बाद ये कोचिन में खोज करता है। तो कोचिन में आपको 3 साल के बाद पहला दुर्ग बनेगा, पहला फोर्ट बनेगा। तो कोचिन खोजने का भी आपको श्रेय पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल को जाता है। तो यह याद रखिए, पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल भी इंपॉर्टेंट है। बार्थोलोम्डियाज के बारे में आपको बता दिया, ये 1488 ईस्वी में पहली बार जो है देवराज ठाकुर। हाँ, ये थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, 4 ही क्वेश्चन है देवराज जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है? इंग्लिश में थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, आप लोग का इंग्लिश में डिमांड था ना, इसलिए थोड़ा सा रिपीट करें, 5 मिनट में तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया बार्थोलोम्डियाज जो है आपको बता ही दिया, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। उसके बाद है यहाँ पर मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना। तो ये देखिए, पुर्तगीज एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर गया। अच्छा ये देवराज, ये सही दिख रहा है ना इंग्लिश में? आपका ही पिछले नाइट में आपने रिक्वेस्ट किया था इंग्लिश में, इस बार अब इंग्लिश में ही कर रहे हैं। तो आप लोग को सही होना चाहिए। कोई और दिक्कत हो, कोई डिमांड हो तो जरूर बताइएगा देवराज जी, ठीक है? तो देखिए, पुर्तगीज एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर गोवा। पुर्तगीज जो है अपना कंट्रोल गोवा में कब एस्टैब्लिश किया था? तो 1510 में। किसने किया था? पुर्तगीज का गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर, जो 1509 से लेकर 1515 तक गवर्नर रहता है। किससे गोवा छीना गया था? तो बीजापुर का पहला सुल्तान आदिल था, जो 1495 ईस्वी में बीजापुर सल्तनत को स्टार्ट किया था और 1510 ईस्वी में मर जाता। तो याद रखिएगा, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से पुर्तगीज गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर ने गोवा कब छीना था? 1510 ईस्वी में। उसका पुर्तगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फोर्ट इन कोचिन। तो 1503 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर, उसका भाई और एक और आदमी 1503 ईस्वी में पुर्तगीज का पहला फोर्ट एस्टैब्लिश करता है, किला एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद फ्रांसिस्को द अल्मेडा वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज टेरिटरी। तो पहला जो गवर्नर है
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कब बना है? 1505 ईस्वी में बना था, 1509 तक रहता है। उसके बाद पुर्तगीज मेड गोवा देयर कैपिटल, तो पुर्तगीज जो है अपना कैपिटल गोवा बनाता है, कोचिन से शिफ्ट करता है गोवा में 1530 में। उस समय कौन रहता है? तो निन्नो डी कुन्हा आपको गवर्नर रहता है पुर्तगीज का। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का। इसका क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पुर्तगीज शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530 एडी। तो ये पॉइंट सही है, निन्नो डी कुन्हा के समय में कोचिन से गोवा शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद है अल्फांसो द अल्बुकर्क वाज वायसराय ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया इन 1530। तो ये गलत है, इस समय कौन था? निन्नो डू कुन्हा था 1530 में। ये गलत। अल्फांसो द अल्बुकर्क इज कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, ये पॉइंट सही है। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है इसको रियल फाउंडर माना जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1509 से लेकर 1515 तक। अल्फांसो द अल्बुकर्क एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसका था? आपको फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 तक। तो चौथा गलत है, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डच कॉल्ड। तो डच जो आपको भारत में आया था, डच जो भारत में पुर्तगाल के बाद आने वाला दूसरा कंपनी है, तो यह कंपनी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इस कंपनी का नाम है वीओसी। तो ये वीओसी का क्या मतलब हुआ, ये हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते हैं। वीओसी, वीओसी से पहले एक बार, ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर हम दिखाई दिया है के बारे में। 1498 में पुर्तगाली जो आता है, ये देखिए निन्नो डी कुन्हा का क्या टाइम था? 1529 से लेकर 1538। ये 1530 ईस्वी में आपको कोचिन से गोवा को शिफ्ट करता है। तो निन्नो डी कुन्हा गवर्नर कभी टाइम याद रखिएगा, 1529 से लेकर 1538 तक। ये है आपको डच कंपनी। डच कंपनी का नाम क्या है? तो ये डच भाषा में है वेरी नीदरलैंड्स जियो को क्या है पता नहीं, आप इसको अंग्रेजी में नाम देखिए, यूनाइटेड डच चार्टर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीओसी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, डच की जो कंपनी 1602 ईस्वी में बनी है, उसको हम लोग क्या करते हैं? वीओसी। तो ये कंपनी याद रखिएगा। आपको जो पुर्तगाल की कंपनी उसका नाम है स्टाडो द इंडिया, ये 1498 ईस्वी में बनी है। जो ब्रिटिश की कंपनी थी उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। उसी तरीके से डेनिश कंपनी जो 1616 में, और फ्रेंच की जो कंपनी जो 1664 में फ्रांस की कंपनी है, उसका भी नाम याद रखिएगा, ये है कैंपेने डेस इंडस ओरिएंटल्स। तो यह भी नाम आपको पूछा जा सकता है, फ्रांस की कंपनी का क्या नाम है? तो फ्रांस की कंपनी का नाम था कैंपेन डेस इंडस ओरिएंटल्स, और डच की कंपनी का नाम है वेरनिकी ऑस्ट इंडस्ट्री कंपनी। तो वीओसी याद रखिएगा, आपको डच की कंपनी है जो 1602 ईस्वी में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख गया, जो डच कंपनी जो 1602 ईस्वी में बनी थी उसका नाम क्या था? वीओसी। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको अरेंज करना है। तो थर्ड एंग्लो डच वार, बैटल ऑफ बेदरा, और मुगल ट्रेड डिक्री मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश। तो याद रखिएगा, जो एंग्लो डच वार में हम लोग 4 एंग्लो डच वार को पढ़ते हैं। तो 4 एंग्लो डच वार जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ बेदरा भी है, आपको डच और ब्रिटिशर्स के बीच जो युद्ध होता है कब? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में यह युद्ध किसके कारण होता है? मीर जाफर जो है डच के साथ दोस्ती करता है ताकि वह ब्रिटिशर्स को बंगाल से भगा सके, लेकिन मीर काफिर रॉबर्ट क्लाइव जो है वह डच को पराजित कर देता है। उसके बाद आपको मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया जाता है मीर कासिम के द्वारा। तो वह कहानी है। तो बैटल ऑफ बेदरा, डच युद्ध करता है किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। किसके कारण? मीर जाफर के कारण। मुगल ट्रेड डिक्री जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश कहते हैं, 1717 ईस्वी में फारूक तैयार के द्वारा दिया गया था, किसको? ब्रिटिशर्स को दिया गया था। तो यहाँ पे ये 1717। और थर्ड एंग्लो डच वार जो है इसका टाइम क्या है? तो थर्ड एंग्लो डच वार जो इसका टाइम पीरियड है 1672 से लेकर 1674। हम लोग एक बार जो 4 एंग्लो डच वार है उसका केवल डेट बता देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए एंग्लो डच वार नहीं है। हम लोग को एग्जाम पर्पस के लिए जो डच वार, बेदरा वाला जो डच वार है जो मीर जाफर के कारण होता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। देखिए, आपको 4 जो एंग्लो डच वार है, पहला 1652 से 1654, उसका 1665 से 1667, उसका 1672 से 1674, और 1680 से 1684। इसमें से जो है फर्स्ट जो है एंग्लो डच वार में इंग्लिश विजय होता है। उसके बाद व्हाइल द डच वर सक्सेसफुल इन द सेकंड एंड थर्ड, हाउएवर सेंचुरी थर्ड एंड फोर्थ ब्रिटिश रूल नेवी बिकम मोर पावरफुल। तो याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है एंग्लो डच वार। यूरोप में होता है उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन भारत में आपको बंगाल के पास जो 1759 में जो डच वार होता है ब्रिटिशर्स के और डच के बीच में, जो मीर जाफर के कारण होता है, जिसके बाद डच का जो इंपॉर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में खत्म हो जाता है और ब्रिटिशर्स जो है वो सुप्रीम पावर बन जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, थर्ड एंग्लो डच वार 1672 से 74, बैटल ऑफ बेदरा 1759, और ये तो 132 तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन जो कंसीडर असर्शन एंड रीजन सेलेक्ट। ठीक है, सर थॉमस रो द मैसेंजर ऑफ ब्रिटिश एम्परर अपीयर्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1615। तो यह पॉइंट सही है। थॉमस रो जो है आपको ब्रिटिश का मैसेंजर के रूप में, ब्रिटिश एम्परर का राजदूत के रूप में 1615 ईस्वी में आया था। उसके बाद ही वाज सक्सेसफुल इन कंक्लूडिंग द कमर्शियल ट्रीटी विद मुगल एम्परर जहांगीर। तो जो ट्रीटी थॉमस रो मुगल एम्परर जहांगीर से साइन करना चाहता था वह नहीं हो पाया। यह क्या चाह रहा था? यह चाह रहा था बंगाल और सिंध में इसे ट्रेडिंग में कॉन्सेशन मिले, ट्रेडिंग का अधिकार मिले। तो बंगाल और सिंध में इसको ट्रेडिंग का अधिकार नहीं मिल पाता है, जहांगीर इसे अधिकार नहीं देता। हाँ, लेकिन इसे आपको गुजरात के इलाके में जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का अधिकार देता। तो जो बंगाल और सिंध में जो ट्रेडिंग अधिकार चाह रहा था खास करके थॉमस रो, तो वो ट्रेडिंग प्रिविलेज इसको नहीं मिल पाता। तो आपको रीजन जो है यह गलत है यहाँ पर, और जो असर्शन है सही है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार हम लोग थॉमस रो को भी देख लेते हैं।
थॉमस रे की कहानी देखिए, थॉमस रे जो है आपको 1615 सितंबर में पहुँचता है और उसका जो प्लान था आपको इस प्लान है द कंपनी हाँ, ठीक है, ईस्टर्न वाटर में देखिए यह जो है आपको इसका डिमांड कहता है डिमांड इंक्लूड्स कंसेशन ऑफ ट्रेड इन बंगाल एंड सिंध व्हिच जहांगीर एडवाइजर अपोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट स्ट्रगल बिटवीन टू यूरोपियन नेशन वुड देयरबाय बी एक्सटेंडेड टू अदर पार्ट्स। तो यह मान के चलिए तो बंगाल और सिंध में वह ट्रेडिंग राइट चाह रहा था जो इसको नहीं मिल पा रहा, लेकिन इसे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का अधिकार मिल जाता है कहां पर सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में। इतना शॉर्टकट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। थॉमस रो बंगाल और सिंध में ट्रेडिंग राइट्स चाह रहा था जो नहीं मिलता, लेकिन उसको फैक्ट्री लगाने का अधिकार सूरत, आगरा और अहमदाबाद और भरूच में मिल जाता है। इतना शॉर्टकट इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जो है इम्बार्क होम उसके बाद 1619 ईस्वी में चला जाता है इम्बार्क होम, तो 1615 ईस्वी में आता है भारत और 1619 ईस्वी में भारत से चला जाता है। तो यह भी टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है Which Mughal emperor issued a royal decree granting various trading privileges to English East India Company in 1717? तो कौन सा मुगल एम्परर जो था आपको 1717 ईस्वी में ट्रेडिंग प्रिविलेज दिया? तो याद रखिएगा 1717 में हमारे मुगल एम्परर कौन थे? तो फारूक सियार कब से कब तक है? तो 1713 से लेकर 1719 तक। तो 1700 अगर 1713 से लेकर 1719 तक भारत में मुगल एम्परर था फारूक सियार, तो यहाँ पर डेट अगर दे दिया है 1717 तो क्या हो जाएगा आंसर फारूक सियार। उसका यहाँ पर देखिए जहांगीर का टाइम पीरियड क्या है? तो जहांगीर तो आपको होता है मुगल गवर्नर 1606 से लेकर 1627, याद रखिएगा। बहादुर शाह वन का क्या टाइम पीरियड है? 1707 से लेकर 1712। जहांगीर शाह जो बहादुर शाह वन का बेटा होता है 1712 से लेकर 1713 अपने भतीजा फारूक सियार के द्वारा मार दिया जाता है 1713 ईस्वी में। तो याद रखिएगा ये जहांगीर शाह का टाइम पीरियड 1712 से लेकर 1713। बहादुर शाह वन जिसका नाम शाह आलम वन भी है, बहादुर शाह वन का नाम शाह आलम वन भी है, मुअज्जम भी है, यह जहांगीर यह औरंगजेब का बेटा होता है। और जहांगीर का टाइम पीरियड हो गया यहाँ पे आंसर करेगा फारूक सियार जो सैयद ब्रदर्स की मदद से राजा बनता है। उसके बाद 1719 में सैयद ब्रदर जो है बालाजी विश्वनाथ की मदद से फारूक सियार का आंख निकाल के मार देता है। इसका आंसर क्या होगा? 1717 में फारूक सियार ने ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग प्रिविलेज अप्रूव किया था। लेकिन ऐसा नहीं तो ट्रेडिंग प्रिविलेज ब्रिटिशर्स को 1717 में ही मिला पहली बार बंगाल में। ब्रिटिशर्स आपको आया है 1600 ईस्वी में, तो 1600 के बाद 1651 1651 में ब्रिटिशर्स जो है बंगाल में अपना फैक्ट्री लगाया, वहां पर उसे ट्रेडिंग प्रिविलेज दिया गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर था शाह शुजा, याद रखिएगा शाह शुजा, और मुगल सम्राट था शाहजहां। मुगल सम्राट कौन था? 1651 में शाहजहां। तो जो ट्रेडिंग प्रिविलेज शाहजहां और शाह शुजा ने दिया था उसी ट्रेडिंग प्रिविलेज को फारूक सियार जो 1717 में फिर से अप्रूव करता और ट्रेडिंग प्रिविलेज देता है। तो याद रखिएगा ब्रिटिशर्स को पहला जो ट्रेडिंग प्रिविलेज है बंगाल में शाह शुजा जो शाहजहां का बेटा था वह देता है 1651 में। उसी प्रिविलेज को एक्सटेंड करता है, अप्रूव करता है फारूक सियार भी 1717 में। तो इसको फाइनल प्रिविलेज माना जाता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है अपने मन से जो भी इच्छा कर रहा है, क्योंकि मुगल उसके बाद कमजोर भी हो जाता है और बंगाल का नवाब भी कमजोर हो जाता है। तो ठीक है, यह आखिरी अधिकार पत्र होता है ब्रिटिशर्स के पास मुगल सम्राट से। ठीक है, व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड? उसके बाद शाह आलम भी देता है 1765 में, लेकिन वो बेकार का उस समय शाह आलम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, शाह आलम द्वितीय। तो मेन जो इंपॉर्टेंस है 1717 का ही है। ठीक है, व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब एस्टैब्लिश होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1664 ईस्वी में एस्टैब्लिश होता है। जिस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग ज्यादा बातें करते हैं वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतिहास में ज्यादा फेमस है, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1664 ईस्वी में एस्टैब्लिश हुआ। ऐसा नहीं जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार 1664 ईस्वी में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ना है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में एस्टैब्लिश होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री को यहाँ पर थोड़ा सा आपको दो लाइन में बता देते हैं। देखिए, आपको जब 1600 ईस्वी के आसपास ब्रिटिशर्स का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना, उसी समय फ्रेंच भी अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था 1601 में। 1604 में ये अटेम्प्ट किया था और ये भारत आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे लगा जो हम क्या है ब्रिटिशर्स और डच के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो यह अपना फैक्ट्री जो है 1625 के आसपास बंद कर देता है फ्रेंच। तो फ्रेंच भी शुरुआत में इंडियन मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करता है, लेकिन वे डच और जो है डच है, स्पेन है और ब्रिटिशर्स से लगता है जो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन 1664 ईस्वी में जो फ्रेंच का गवर्नर मिनिस्टर रहता है कॉलबर्ट जो रहता है, यह जो है आपको डिसीजन लेता है जो नहीं हमको भी इंडियन मार्केट में एंट्री करना चाहिए। तो उस समय जो फ्रेंच का राजा होता है लुइस 14, याद रखिएगा लुइस 14, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लुइस 14 एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा फ्रेंच का राजा था जिसके समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना? तो लुइस 14 बना, किसकी मदद से बना? तो कॉलबर्ट की मदद से बना। तो हम लोग याद रखना 1664 ईस्वी में यह एक आपको सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच ओन्ड कंपनी थी। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, आपको देवराज जी बफर तो नहीं करना चाहिए, मुझे लग रहा सही है। आप एक बार देखिएगा नेटवर्क में आपका प्रॉब्लम होगा, मुझे तो यहाँ पर सही दिख रहा है। एक बार कोशिश कीजिए आपको सही दिखेगा। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अब है द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 एडी इज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। तो याद रखिएगा बैटल ऑफ वांडीवास जो है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में जो तीसरा बैटल होता है, जिस बैटल में यह डिसीजन हो जाता है जो फ्रेंच का इंपॉर्टेंस भारत में नहीं रहेगा, ब्रिटिशर्स जो है वह सुप्रीम पावर बनेगा। तो यह डिसीजन किस वार में होता है? बैटल ऑफ वांडीवास। यूपीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है बैटल ऑफ वांडीवास। तो तृतीय एंग्लो फ्रेंच वार का रिजल्ट आता है बैटल ऑफ वांडीवास, जिसके बाद फ्रेंच की का इतिहास भारतीय इतिहास से निकल जाता है। तो बैटल ऑफ वांडीवास सही है। बैटल ऑफ वांडीवास इंडिया द फ्यूचर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। तो यह भी पॉइंट से बैटल ऑफ वांडीवास जो है आपको फ्रेंच का फ्यूचर जो है इंडिया में खत्म कर देता है और ब्रिटिश जो है सुप्रीम यूरोपियन पावर बन जाता है 1760 ईस्वी में। तो 10 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच ये जो स्ट्रगल है उसमें 3 है, वो तीनों याद रखना है, हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कब हुआ था 1700, फर्स्ट जो है आपको 1746 से लेके 1748 तक हुआ था। एक बार तीनों एंग्लो फ्रेंच वार भी हम आपको थोड़ा-सा दिखाई देते हैं, तो भी आपको रिवीजन हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार जो है यहाँ 1740 से 1748 लिखा गया, लेकिन एक्चुअल जो है 1746। पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ था 1740 में। वही यूरोपियन वार जो है वो भारत में कब एक्सटेंड हुआ? 1746 में। तो 1746 से 1748 भारत में प्रथम कार्नेटिक वार होता है, जो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल के तहत खत्म होता है। सेकंड कार्नेटिक वार 1749 से 1754 के तहत होता है। थर्ड कार्नेटिक वार जो है 1758 से 1763। इसमें जो वार होता है बैटल ऑफ वांडुआ वो 1760 में होता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो आपको 1763 में है। तो इतना इन्फॉर्मेशन, मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको एंग्लो फ्रेंच वार का मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एट व्हिच प्लेस वाज द मेन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपको भारत में आता है, यह भी एक सबसे नेग्लिजिबल मान लीजिए हमारे इतिहास में इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग सेंटर होता है वो कहाँ होता है? श्री रामपुर में होता है। ट्रेडिंग सेंटर श्री रामपुर में होता है इसका, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो हम लोग थोड़ा सा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हिस्ट्री थोड़ा सा जान ही लेते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्ट्री देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको 1616 ईस्वी में बनता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश होता है? याद रखिएगा 1616। ये अपना पहला फैक्ट्री 1620 ईस्वी में ट्रैनकुवर तंजौर के पास स्टैब्लिश करता है। उसके बाद इसका जो प्रिंसिपल जो मेन हेडक्वार्टर होता है श्री रामपुर में होता है। उसके बाद यह जो है आपको ज्यादा मिशनरीज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा मिशनरीज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और उसके बाद 1845 ईस्वी में अपना जो भी फैक्ट्री है यह ब्रिटिशर्स को बेच देता है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमको पूरे भारतीय इतिहास में इतना ही पढ़ना, इतना स्लाइड दिखाया गया है। इससे ज्यादा कभी भी कहीं आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना? 1616 में। पहला फैक्ट्री कब बना? 1620 ईस्वी में तंजौर में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? श्री रामपुर में था। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में याद रखिएगा। इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको आज तक कोई नहीं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, where did the French East India Company establish its first trading center in India? तो आपको जो फ्रेंच का जो पहला फैक्ट्री कहाँ पर है? तो फ्रेंच का जो पहला फैक्ट्री है वो है सूरत में। तो हम लोग को यूरोपियन कंपनी जो पुर्तगाल, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और डेनिश, ये जो 5 कंपनी है, इसका पहला फैक्ट्री भारत में कहाँ स्टैब्लिश हुआ, यह जरूर याद होना चाहिए। यह हमें जरूर याद होना चाहिए। इस आधार पर हम आपको बता रहे हैं जो फ्रेंच का जो पहला फैक्ट्री कहाँ पर था, तो फ्रेंच का पहला फैक्ट्री जो है आपको सूरत में था। हम लोग एक बार सारा फैक्ट्री जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, यूरोपियन कंट्री के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, उसका पहला फैक्ट्री कहाँ, इसको यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, आपको पुर्तगीज का जो पहला फैक्ट्री कहाँ पर बना था? 1500 ईस्वी में कालीकट में बना था। किसके द्वारा? पेड्रो एल्फ्रेड कैब्रल के द्वारा बनाया गया था, जो 1500 ईस्वी में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद डच का, याद रखिएगा, डच का जो पहला फैक्ट्री कहाँ पर है? डच का पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में बनता है। याद रखिएगा, डच का पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में। ब्रिटिशर्स का भी पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में ही बनता है। याद रखिएगा 1611 में कैप्टन हिप्पॉन बनाता है। याद रखिएगा, कैप्टन हिप्पॉन, याद रखिएगा, बहुत जगह आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ब्रिटिश का पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनता है 1611 ईस्वी में। उसके बाद ब्रिटिशर्स का 1613 ईस्वी में जो सूरत में फैक्ट्री बनता है, जो दूसरा फैक्ट्री है, यह जहांगीर के आदेश से बनता है। मछलीपट्टनम में जो फैक्ट्री बनता है कैप्टन हिप्पॉन के द्वारा जो बनाया जाता है, वो किसी राजा के आदेश से नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं था जो मछलीपट्टनम में उसको फैक्ट्री बनाने से रोके। डच जो अपना फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनाया था, वह डच क्या किया, 1610 में पुलिकेट में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब मछलीपट्टनम में 1611 में ब्रिटिशर्स पहुंचता है, तो ब्रिटिशर्स को मछलीपट्टनम में कोई कंपटीटर नहीं मिलता है जिससे उसको झगड़ा करना पड़े। इसलिए कैप्टन हिप्पॉन आता है, यहाँ पर बांस गाड़ता है और अपना टेंट लगा के सामान बेचना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग फैक्ट्री कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन का पहला फैक्ट्री 1611 में था। 1613 में जो सूरत में फैक्ट्री बनता है, वह तो पूरे स्वागत के साथ, पूरे बैंड बाजा के साथ बनता है। 1613 में जहांगीर के आदेश से बनता है। पुर्तगालियों के 5 साल के विरोध के बाद 1608 ईस्वी में पहली बार हॉकिंस जो है यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुर्तगाली यहाँ पर बहुत बदमाशी कर रहा था, नहीं लगाने दे रहा था। तो 1613 में जो फैक्ट्री बन रहा है वह जहांगीर के आदेश से बन रहा है। तो यह तो पूरे शान शौकत के साथ बनाया गया फैक्ट्री है। इसलिए कहीं इसको परमानेंट फैक्ट्री भी बोल दिया जाता है और इसको अनपरमानेंट या टेम्पोररी, लेकिन ऐसा टेम्पोररी और परमानेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ केवल ये समझिएगा, यह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी आदेश के मछलीपट्टनम में 1611 में ब्रिटेन का पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गया था। वो अपना सामान आया, यहाँ पर नाव लगाया, सामान बेचा, घर चला गया। लेकिन यहाँ पर 1613 में जो सूरत में फैक्ट्री बना, यह बहुत ही संघर्षों के बाद यहाँ फैक्ट्री बनाया गया। तो ब्रिटेन का पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम और दूसरा फैक्ट्री सूरत। डच का पहला फैक्ट्री आपको मछलीपट्टनम में 1605। फ्रेंच का जो पहला फैक्ट्री है, फ्रेंच का जो पहला फैक्ट्री है यहाँ पर है आपको कब? सूरत में 1668 ईस्वी में। कहीं कहीं किताब में 1667 भी रहता है, उतना कंफ्यूजन नहीं रखना है, यह चलता है। इतना डिफरेंस, 1 साल का डिफरेंस इस टाइम पीरियड में चलता है। याद रखिएगा, सूरत फ्रेंच का है पहला फैक्ट्री और दूसरा फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1669 में स्टैब्लिश होता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। जो पुर्तगाल का पहला फैक्ट्री, डच का पहला फैक्ट्री, ब्रिटेन का पहला फैक्ट्री, फ्रेंच का पहला फैक्ट्री और डेनिश का तो पहला फैक्ट्री हमने आपको बता ही दिया था, 1620 में तंजौर में स्टैब्लिश होता है। तो यह 5 यूरोपियन कंपनी के जो द्वारा स्टैब्लिश फैक्ट्री है वो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। यह आपसे एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में पूछ सकता है कोई भी। ठीक है, तो हम लोग देख लिए यहाँ पर 5 यूरोपियन कंपनी के द्वारा पहला फैक्ट्री। तो सूरत हो गया आपको फ्रेंच का पहला फैक्ट्री। ब्रिटेन का भी पहला फैक्ट्री सूरत नहीं है, किसी का भी सूरत पहला फैक्ट्री नहीं है एक्सेप्ट फ्रेंच के बारे में। मछलीपट्टनम ब्रिटिश का भी पहला फैक्ट्री और डच का भी पहला फैक्ट्री है। ट्रैनकुवर किसका है? डेनिश का पहला फैक्ट्री है। पौंडीचेरी किसी का भी पहला फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 12 का ए हो जाएगा। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देवराज जी दिख रहा है आपको? अभी भी कि नहीं दिख रहा है, बताइएगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो वास्को डी गामा सेकंड विजिट टू इंडिया। तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। एक बार भारत को खोजने के लिए आया, दूसरी बार भारत जो आता है 1502 ईस्वी में आता है। क्यों आता है 1502 ईस्वी में? 1500 ईस्वी में जो पेड्रो एल्फ्रेड कैब्रल कालीकट में झगड़ा करके कोचिन भाग गया था। पेड्रो एल्फ्रेड कैब्रल कालीकट से झगड़ा करके कोचिन भाग गया था। तो वास्को डी गामा को लगा जो हम
हमको तो जमहूरियन 1498 ईस्वी में बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमसे बात किया था। हम जाते हैं 1502 ईस्वी में फिर से जमहूरियन से दोस्ती करेंगे, जमहूरियन से दोस्ती करेंगे और बिजनेस करने का कोशिश करेंगे। तो वही जो पेड्रो अल्फ्रेड कैब्रल झगड़ा लगा के जाता है, उसी झगड़ा को सुलझाने की कोशिश करता है वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आके, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, वो अलग कहानी है। तो याद रखिएगा 1502 ईस्वी में झगड़ा शांत करने के लिए वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दोबारा आता है और फिर तीसरी बार आता है 1524 ईस्वी में मरने के लिए यहाँ पर मर जाता है। और वो गवर्नर बन के आता है, वो अलग बात है, कुछ दिनों के लिए गवर्नर रहता है 1524 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आता है आपको, ठीक है। तो ये 1502 ईस्वी में आता है। उसके बाद ब्रिटिश बिजनेसमैन मिल्डन हॉल विजिट टू इंडिया। तो यहाँ पे ये देखिएगा ब्रिटिश बिजनेसमैन मिल्डन हॉल का भारत में आया। तो 90% सोर्स जो है आपको वहां पर ब्रिटिश बिजनेसमैन मिल्डन हॉल जो है ये 1599 ईस्वी में मिल जाता है इन्फॉर्मेशन जो आया, और एडुटेरिया ने भी आपको यही माना है। लेकिन मिल्डन हॉल जो है 1599 में तो कहां से निकला था? लंदन से निकला था। यह 1603 ईस्वी में अकबर के पास आता है, भारत आता है। तो भारत जो है 1603 ईस्वी में ये पहुंचता है। तो यहाँ पर जो इसको एडुटेरिया ने एक्सप्लेन किया है, जो 1599 में पहुंचता है वो गलत इन्फॉर्मेशन है। मिल्डन हॉल आपको 1603 ईस्वी में भारत पहुंचता है और ये 1599 में लंदन से ही निकलता है, और उसके बाद ये बहुत जगह पूरा मिडिल ईस्ट घूमते फिरते कैद होते हुए आता है। तो आपको इस क्वेश्चन में एडुटेरिया कैंसर मान लीजिए 1509, लेकिन एक्चुअल आंसर है इसका 1603। यह जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, यह जो है अर्ली मिल्डन हॉल को हम लोग अर्ली ब्रिटिश एडवेंचर के रूप में जानते हैं। मिल्डन हॉल एक इंपॉर्टेंट आदमी है, एक ऐसा ब्रिटिशर है जिसके बारे में हम जानते हैं जो यह एक ब्रिटिशर था जिसका कब्र भारत में है, अर्थात यह पहला ब्रिटिशर होता है जो एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रिटिशर है जिसका कब्र भारत में है। इससे पहले भी भारत में कोई ब्रिटिशर आके मरा होगा, लेकिन हम लोग को उसका कोई कब्र नहीं मालूम है। भारत में ब्रिटिशर्स जो सबसे पहला जो फेमस आया राल्फ फिंच, 1586 में। राल्फ फिंच के बाद जो ब्रिटिशर्स जिसका कब्र भारत में है वो है मिल्टन हॉल। यह भी ब्रिटिश का सामान बेचने के लिए ही आया था, तो यह अकबर से मिला था और ट्रेडिंग प्रिविलेज चाह रहा था। यह कब की कहानी है? 1603 में। तो याद रखिएगा यह मिल्टन हॉल पहला अंग्रेज आदमी है जिसका कब्र भारत में है, और हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो हाँ यह ब्रिटिशर्स का कब्र है, और यह भी बिजनेस के सिलसिला में अकबर से मिला था। तो याद रखिएगा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन 1603 है। उसका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। तो इसका आंसर जो है आपको एडिटोरिया के अनुसार इसका आंसर क्या दिया गया है? इसका आंसर जो है एडिटोरिया के अनुसार 1 2 3 4 दिया गया, अर्थात उसने मिल्टन हॉल को 1500 में मान लिया, आज भारत आ गया। लेकिन अगर आप मिल्टन हॉल का सीक्वेंस को चेंज कर दे 1603, तब यह आंसर नहीं होगा। एक बार हम आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। ये देखिए यहाँ पर है, देखिए 1599 ईस्वी में यह मर्चेंट्स ऑफ लंदन के साथ मिल्टन हॉल आता है और आगरा में कब पहुंचता है? He did not reach the court of Agra until year 1603 and after increasing many difficulties arising from, तो उतना लंबा चौड़ा कहानी मत जाइए, यह केवल समझिए 1599 में वह लंदन के बिजनेसमैन सब के साथ मिल्टन हॉल निकलता है। उसके बाद यह अलग बहुत इसका लंबा चौड़ा कहानी है, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। यह आगरा पहुंचता है 1603 ईस्वी में, ठीक है। सफिशिएंट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, In 1498, Vasco da Gama was guided by a person of Indian origin to reach Indian coast. What was the name of that guide? तो 1498 में जो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था तो उसको गाइड करने के लिए कौन था? तो उस आदमी जो आदमी था जिसने गाइड किया था, रास्ता दिखाया था ताकि वास्को डी गामा कालीकट के कोस्ट पर पहुंच सके और बता सके, बताया वास्को डी गामा जो आप भारत पहुंच गए हैं। तो यह सब किसने किया था? उसका नाम है अब्दुल इबन मजीद। यहाँ पर अब्दुल नाम दिया तो अब्दुल नहीं है, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है? अहमद इबन मजीद। अहमद इबन मजीद नाम है, अब्दुल मजीद नाम नहीं है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए? अहमद इबन मजीद। अहमद इबन मजीद के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसने वास्को डी गामा को हेल्प किया था, वास्को डी गामा को हेल्प किया था, इसके बारे में देखिए लिखा है अहमद इबन मजीद हेल्प्ड वास्को डी गामा टू फाइंड हिज वे फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। तो अफ्रीका तक का रास्ता तो वास्को डी गामा को किसने बता दिया था? बार्थोलोमेव डियाज ने। पुर्तगीज ने अफ्रीका तक का रास्ता तो 1488 ईस्वी में ही खोल दिया था। अब ये अफ्रीका से जो इंडिया आया कालीकट, तो इसको मदद किसने किया है? अहमद इबन मजीद ने किया है। अहमद इबन मजीद वाज बोर्न इन ओमान एंड ही वाज एन अरेबियन नेविगेटर, ठीक है। इसे लायन ऑफ द सी भी कहते थे। When he was 17 years old, he was able to fight naval ship। तो इतना इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, अहमद इबन मजीद जो है आपको वास्को डी गामा को हेल्प किया था भारत में पहुंचने में, और उसको बताया आप कालीकट पहुंच गए हैं, अब आप खुशी मनाइए। यह सब बताया वास्को डी गामा को अहमद इबन मजीद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह द इन्वेडिंग रूलर ऑफ पर्सिया डिफीटेड द मुगल आर्मी इन फरवरी 1739। तो नादिर शाह ने जो 1739 में आपको मुगल एम्परर को पराजित किया, इन व्हिच बैटल डिड नादिर शाह डिफीटेड द मुगल एम्परर। तो याद रखिएगा नादिर शाह जो 1739 ईस्वी में मुगल एम्परर को हराता है, यह आपको मुगल एम्परर जो पराजित होता है इस समय इस युद्ध को क्या कहते हैं? बैटल ऑफ करनाल कहते हैं। कौन सा राजा होता है? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड क्या है? 1719 से लेकर 1748 तक। 1719 से लेकर 1748 तक नादिर, ये मोहम्मद शाह मुगल एम्परर होता है। इसको नादिर शाह जो है करनाल के युद्ध में पराजित करता है। उसके बाद ये नादिर शाह दिल्ली आता है और दिल्ली में फिर इस मोहम्मद शाह को कहता है जो आपके पास जो भी धन संपत्ति हमको दे दीजिए, हम लेके जा रहे हैं और आप फिर से राजा बन जाइए। तो यह कहानी है बैटल ऑफ करनाल का 1739 में। बैटल ऑफ पानीपत का जो है कहानी, बैटल ऑफ पानीपत को हम लोग सबसे पहले 1526 में जानते हैं, उसके बाद 1556 में पढ़ते हैं, उसके बाद 1761 में बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी जो है यह बाबर का युद्ध होता है किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। कब? 1528 ईस्वी में। बाबर जो सबसे पहले 1526 में युद्ध करता है बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घग्गर का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध जो है आपको कब हुआ है? 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ है।
तो यह भी याद रखिएगा, मेदिनी बैटल ऑफ चंदेरी। और बैटल ऑफ सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद कब हुआ है? तो बैटल ऑफ सरहिंद जो हुआ है आपको 1555 ईस्वी में। बैटल ऑफ सरहिंद किसके बीच में हुआ था? तो बैटल ऑफ सरहिंद ही 1555 ईस्वी में हुमायूं, हुमायूं जो भारत में एंट्री करता है, सेकंड एंट्री जो है हुमायूं का, सूर्य डायनेस्टी के जो राजा है उसको पराजित करता है और वो दिल्ली पर कब्जा करता है। ये बैटल ऑफ सरहिंद कब की कहानी है? तो 1555 ईस्वी में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? बैटल ऑफ करनाल 1739 ईस्वी में आता है। इसको बुलाता कौन है नादिर शाह को? तो अवध का नवाब बुलाता, अवध का नवाब बुलाता। उसके बाद अवध के नवाब को 1739 ईस्वी में जहर खा के मरना भी पड़ता है, तो एक अलग कहानी है। यहाँ पे याद रखिएगा 1501 का 1500 का आंसर देगा ऑप्शन ए। उसका रीअरेंज द रेन ऑफ फॉलोइंग लेटर मुगल रूलर क्रोनोलॉजिकली एंड गिव करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो जो वीक मुगल है, वीक मुगल को हमको अरेंज करना है। यहाँ पर है सबसे पहले आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड क्या है? 1754 से लेकर 1759। आलमगीर द्वितीय का टाइम क्या है? 1754 से लेकर 1759। याद रखिएगा। रफी उद दराजात और रफी उद दौला, तो इसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा, दोनों 1719 में ही राजा बना है। सैयद ब्रदर के द्वारा राजा बनाया गया था रफी उद दौला, और रफी उद दराजात 1719 में 3-4 महीने के लिए राजा बनाया गया है। अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर का टाइम पीरियड क्या है? याद रखिएगा, अहमद शाह बहादुर जो है मोहम्मद शाह का बेटा होता है। अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह किसका बेटा होता है? मोहम्मद शाह का बेटा होता है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1748 से लेकर 1748 से लेकर 1754। और उसके बाद अहमद शाह को और उसकी मां को आंख निकाल के जेल में फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है। आलमगीर द्वितीय को भी वही आदमी गला काटता है जो अहमद शाह का गला काटता है। तो यहाँ पर अहमद शाह बहादुर का टाइम पीरियड क्या है? 1748 से लेकर 1754। रफी उद दौला, रफी उद दराजात का 1719 में। दोनों का टाइम पीरियड एग्जैक्ट डेट हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए, रफी उद दराजात का जो टाइम पीरियड है, रफी उद दराजात का टाइम पीरियड है फरवरी 28 से 4 जून 1719। यह किसके द्वारा राजा बनता है? ये लगभग 4 महीने के लिए राजा बनता है सैयद ब्रदर के द्वारा। उसका रफी उद दौला, यह जो है आपको जून से सितंबर तक राजा बनता है। इसका नाम एक शाहजहां टू भी है, तो यह भी हटा दिया जाता है। ये दोनों खुद मर जाता है, बेसिकली बीमार आदमी रहता है, मर जाता है। उसके बाद जो है 1719 ईस्वी में आपको मोहम्मद शाह राजा बनता है, जो 1748 तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक बार मैप में भी देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो वीक मुगल में 1707 के बाद जो मुगल राजा बनता है, सबसे पहला कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद ये 1707 से लेकर 1712 तक रहता है। जहांगीर शाह उसके बाद राजा बनता है। जहांगीर शाह को उसका भतीजा फारूक सैयार मार देता है 1713 ईस्वी में। उसके बाद 1713 से लेकर 1719 तक आपको फारूक सैयार राजा रहता है। फारूक सैयार को जो राजा बनाता है सैयद ब्रदर, वही उसका आंख निकाल के मार देता है फारूक सैयार को। और उसके बाद राजा बनता है कौन? रफी उद दराजात। पहले डरने वाला, उसके बाद डरने के बाद हुए डोलने वाला। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। पहले रफी उद दराजात राजा बनता है जो डरता है, और उसके बाद डोलता है। ये एक आप मीनिंग याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए। तो रफी उद दराजात और उसका रफी उद दौला। और उसके बाद आपको जो है राजा कौन बनेगा? मोहम्मद शाह राजा बनेगा। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह राजा बनेगा। अहमद शाह की मां को आंख निकाल के इमादुल मुल्क मार देगा। उसके बाद 1748 से ये कब मरेगा? अहमद शाह 1754 ईस्वी में मरेगा। और फिर आपको राजा बनेगा आलमगीर द्वितीय। यह 1759 तक रहेगा। इसका भी गला काट के इमादुल मुल्क यमुना नदी में फेंक देगा। यहाँ पर आलमगीर द्वितीय जो है, आलमगीर वन किसका नाम था? तो ये बहादुर शाह जो है 1707 में जो राजा बना था, उसी का नाम आलमगीर वन भी है, याद रखिएगा। तो कौन था आलमगीर वन और आलमगीर? नहीं, आलमगीर जो है वो तो औरंगजेब का नाम है। शाह आलम जो है, शाह आलम और बहादुर शाह जो है उसका नाम से है। बहादुर शाह का नाम जो है वो शाह आलम वन है, याद रखिएगा। बहादुर शाह का ही नाम शाह आलम भी है। आलमगीर जो है वो औरंगजेब का नाम होता है। तो 1754 में जो आलमगीर द्वितीय है, यह औरंगजेब से इंस्पायर्ड होता है। औरंगजेब से इंस्पायर्ड होता है। औरंगजेब की तरह ही यह एक्टिवली काम करना चाहता है, लेकिन यह भी कठपुतली होता है। इसका भी गला काट के यमुना नदी में फेंक दिया जाता है। तो इतना ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन से आप लोग को समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन। ये क्रोनोलॉजी भी आपको याद होना चाहिए। आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? 16 नंबर का जो आंसर है आपको यहाँ पर जो आंसर, ठीक है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 16 का सी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज बीन गिवन द टाइटल साहिब बेखबर? तो साहिब बेखबर टाइटल किसको दिया गया था? तो साहिब बेखबर टाइटल जो है आपको बहादुर शाह वन को दिया गया था, जिसका नाम शाह आलम वन भी है। शाह आलम जो है आपको याद रखिएगा, शेरशाह का भी नाम शाह आलम होता है। शेरशाह का जब नाम शेरशाह होता है, जब शेर खां अपना नाम हजरत आली पहले रखता है, फिर शेरशाह रखता है, वो अपना नाम भी शाह आलम रखता है। बहादुर शाह भी अपना नाम शाह आलम रखता है। तो साहिब बेखबर किसको कहते हैं? बहादुर शाह वन को कहते हैं। इसके अलावा फारूक सैयार का भी नाम है अलग। वो जो अलग अलग वीक मुगल्स का नाम है वह भी हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं, ताकि अलग अलग वीक मुगल्स को क्या क्या बोला जाता था यह भी आप थोड़ा सा जान लें। ठीक है, बहादुर शाह को साहिब बेखबर कहते थे। जहांगीर शाह जो उसका बेटा है उसको लस्टफुल मूर्ख कहते थे, लंपट मूर्ख कहते थे। फारूक सैयार को डिसगस्टिंग कावर्ड कहते थे। तो यह भी नाम याद रखिएगा। और मोहम्मद शाह का नाम क्या था? रंगीला। तो यह मोहम्मद शाह जो 1719 से 1748 तक राजा रहता है, नाम मात्र का ही राजा है। अभी 1739 में तो यह भीख मांग, मतलब पूरा इसका बेइज्जत किया जाता है अहमद शाह अब्दाली का नादिर शाह के द्वारा 1739 में। तो मोहम्मद शाह भी नाम मात्र का ये लोग टाइम पास करता है खाली। रंगीला इसका नाम है। फारूक सैयार जो है यह भी डिसगस्टिंग कावर्ड। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। बहादुर शाह जो है साहिब बेखबर, जहांगीर शाह जो है लस्टफुल फुल, उसके बाद फारूक सैयार जो है डिसगस्टिंग कावर्ड, और मोहम्मद शाह जो है रंगीला। यह सब नाम दिया गया है आपको कमजोर मुगल के बारे में। अगला क्वेश्चन है, When did मुगल एम्पायर फॉर्मली एंडेड? तो मुगल एम्पायर जो है आपको फॉर्मली जो एंडेड है 1857 की क्रांति के बाद जो है कब एंड किया जाता है? तो नवंबर 1858 ईस्वी में। नवंबर 1858 ईस्वी को मुगल एम्पायर जो 1526 ईस्वी में स्थापित किया गया था, उसको कब खत्म कर दिया जाता है? नवंबर 1858 ईस्वी में उसको खत्म कर दिया जाता है, 1 नवंबर 1858 को। और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय जो है, बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, रंगून भेज दिया जाता है, जहां वो 1862 ईस्वी में मर जाता है।
तो इसका आंसर क्या रहेगा 18 नवंबर 1858। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 1858 का जो विद्रोह है, 1757 का जो विद्रोह है वह किस डेट को शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह किस डेट को शुरू हुआ था और 1857 का विद्रोह किस डेट को ऑफिशियली खत्म माना जाता है और किस डेट को ऑफिशियली स्टार्ट माना जाता है, यह कमेंट करके आप हमें बताइएगा। उसके बाद औरंगजेब गिव डेथ सेंटेंस टू द 9th सिख गुरु तेग बहादुर। यह याद रखिएगा, औरंगजेब जो है 1775 ईस्वी में 1775 ईस्वी में 1675 ईस्वी में 9वें सिख गुरु को मार देता है। 10 जो टोटल सिख गुरु है उसमें से 5वां गुरु जो था गुरु अर्जन देव, जिसको 1605 ईस्वी में जहांगीर मारता है। उसके बाद 9वां गुरु जो तेग बहादुर है उसको औरंगजेब मारता है। तो सिख के 10 गुरु में से 2 गुरु को मुगल बादशाह फांसी पर चढ़ा देता है। तो यह याद रखिएगा, तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मारा जाता है, ये पॉइंट सही है। गुरु तेग बहादुर सपोर्टेड द राइट्स ऑफ कश्मीरी पंडित एंड रिफ्यूज टू कन्वर्ट द इस्लाम। यह बात सही है, वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा था। अर्जन देव जो 5वां गुरु था उसको भी बोला गया था आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं हुआ तो इसे मार दिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट सही है। 19th का क्या आंसर हो जाएगा, 19th का ऑप्शन ये हो जाएगा 10 मई 1857। चलिए आप जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मई को 1857 को हुआ था, ठीक है। और ऑफिशियली खत्म कब वर्ष में था ये भी बताइएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्ड बैटल पानीपत। तो थर्ड बैटल पानीपत से पूछा जा रहा है कॉन्टेक्स्ट में। दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन मराठा एंड अफगान ऑन 14 फरवरी 1761। जो थर्ड बैटल पानीपत जो है यह आपको किसके बीच में हुआ था, मराठा के बीच में और अफगान के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली भारत पर 10 बार अटैक किया था, जिसमें से 5वां जो अटैक था उसमें आपको थर्ड बैटल पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था। बाबर भी जो है खुद अपनी बाबरनामा में लिख रहा था 5 बार भारत पर अटैक किए थे। उसका वह भी जो भारत में बैटल पानीपत किया था 1526, वह भी बाबर कौन सा 5वां अटैक था। वैसे अबुल फजल तो यह बोलता है जो बाबर जो है 7 बार भारत पर अटैक किया, लेकिन बाबर खुद अपनी तुझ के बाबरी में बोलता है जो हम भारत पर 5 बार अटैक किया। तो हम यही मानेंगे, बाबर जो खुद बोला है 5 बार अटैक किया। तो बाबर का भी बैटल पानीपत 1526 बाबर का 5वां युद्ध था। और अहमद शाह अब्दाली का भी जो बैटल पानीपत होता है 1761, वह भी अहमद शाह अब्दाली के टोटल 10 युद्ध में से 5वां युद्ध है, याद रखिएगा। तो यह भी पॉइंट, तो पहला पॉइंट सही है। इन दिस बैटल अबाउट 28,000 मराठास इंक्लूडिंग विश्वास राव एंड सदाशिव राव बाहु वर किल्ड इन द मराठा साइड। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो सदाशिव राव जो मराठास को लीड कर रहा था और विश्वास राव जो आपको बालाजी विश्वनाथ, जो बालाजी विश्वनाथ उस समय पेशवा था, बालाजी विश्वनाथ जो उस समय पेशवा था, उसका बेटा था विश्वास राव, वह मर जाता है। उसको मरते हुए देख के सदाशिव राव भी अपना आपा खो देता है, फिर सदाशिव राव को भी मार दिया जाता है। तो यह दोनों पॉइंट सही है। थर्ड बैटल पानीपत डिसाइडेड हु वुड रूल इंडिया। यह पॉइंट गलत है। थर्ड बैटल पानीपत ने क्या किया था 10 मई को, ठीक है। 1 नवंबर को समाप्त, 1 नवंबर 1858 को समाप्त ऑफिशियली नहीं हुआ था सुमेधा जी, याद रखिएगा। ऑफिशियली 1 नवंबर को समाप्त नहीं हुआ है, वे आपको 1859 में समाप्त होता है ऑफिशियली, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को तो आपको क्या होता है वहां पर दिल्ली में जो है उसको खत्म किया जाता है उसकी कहानी। तो केवल 1857 का विद्रोह केवल दिल्ली में विद्रोह थोड़े था, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कहाँ तक क्या क्वेश्चन था। थर्ड बैटल पानीपत था, तो थर्ड बैटल पानीपत ने यह डिसाइड नहीं किया जो कौन रूल करेगा। थर्ड बैटल पानीपत ने यह डिसाइड किया कौन रूल नहीं करेगा, अर्थात न मराठा रूल करेगा, न अफगान रूल करेगा, कौन रूल करेगा, ब्रिटिशर्स रूल करेगा। तो थर्ड बैटल पानीपत के बारे में बताया जाता है जो आफ्टर थर्ड बैटल पानीपत डिसाइडेड हु वुड नॉट रूल द इंडिया। अफगान रूल नहीं करेगा और ब्रिटिशर्स, अफगान नहीं रूल करेगा, मराठा नहीं रूल करेगा, कौन रूल करेगा, तो ब्रिटिशर्स रूल करेगा। तो यहाँ पर थर्ड गलत है, 1 और 2 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हु एस्टैब्लिश्ड द स्टेट ऑफ रोहिलखंड इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। तो रोहिलखंड जो है आपको उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर उत्तराखंड वाला इलाका में रोहिलखंड है, यह आपको एस्टैब्लिश करता है अली मोहम्मद खान 1721 ईस्वी में। याद रखिएगा 1721 ईस्वी में आपको अली मोहम्मद खान जो है रोहिलखंड एस्टैब्लिश करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका टाइम पीरियड क्या, 1721 से लेकर 1748 तक। वैसे यहाँ पर जो एडिटोरियल एक्सप्लेन किया है जो 1739 ईस्वी के बाद अली मोहम्मद खान जो नादिर शाह 1739 ईस्वी में अटैक करता है, उसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाता है, इसलिए अली मोहम्मद खान रोहिलखंड एस्टैब्लिश कर पाता है, एक अलग इलाका। लेकिन यह एक्सप्लेनेशन एडिटोरियल का गलत है। अली मोहम्मद खान तो 1721 ईस्वी में ही रोहिलखंड का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, 1739 के बाद मुगल का और पतन हो गया, वो अलग कहानी है। लेकिन अली मोहम्मद खान जो रोहिलखंड इलाका बनाता है यह 1721 ईस्वी में बनाता है। एडिटोरियल जो एक्सप्लेनेशन दिया वह गलत एक्सप्लेनेशन। उसके बाद देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सक्सेसर स्टेट ड्यूरिंग द पोस्ट मुगल पीरियड। तो सक्सेसर स्टेट में कौन सा आता है, अर्थात जो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के कारण जो मुगल साम्राज्य का जो गवर्नर है वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो मुगल साम्राज्य का जो गवर्नर कहाँ पर खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, तो अवध में सादत अली खान जो है खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। यह पहले 1720 ईस्वी में गवर्नर बनाया जाता है अवध का, यह आपको 1722 ईस्वी के आसपास ये खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। हैदराबाद तो यहाँ पर निजाम खुद पहले मुगल एम्परर में आपको वजीर के पोस्ट पर भी था और अच्छा पोजीशन में था। उसके बाद 1724 ईस्वी में हैदराबाद चला जाता है। बंगाल मुर्शिद कुली खान, यह तो औरंगजेब का दीवान था, औरंगजेब के द्वारा बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। औरंगजेब जब मर जाता है तो यह खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। फारूक सैयार का जो पिता था आज अजीम उस्सान, फारूक सैयार का पिता अजीम उस्सान था, उससे दुश्मनी था अलग खान। याद रखिए बंगाल में मुर्शिद कुली खान के द्वारा बनाया गया जो आपको मुगल का ही एक गवर्नर था। तो लेकिन मैसूर जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली की कहानी पढ़ते हैं, वह मुगल के सक्सेसर की कहानी में नहीं है। यह मुगल मैसूर में यह लोग खुद ही अपने आप को डेवलप किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, मैसूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम लोग देखें तो बंगाल का जो स्थापना करता है, बंगाल एक इंडिपेंडेंट नवाब का पुनः स्थापना करता है तो मुर्शिद कुली खान। उसके बाद अवध की एक इंडिपेंडेंट नवाब के रूप में स्टार्ट करता है तो सादत अली खान स्टार्ट करता है। उसके बाद हैदराबाद निजाम उल मुल्क और मैसूर जो है हैदर अली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का
यहाँ देखिएगा। उसका फेमस रूलर ऑफ पंजाब महाराज रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह वाज रिलेटेड टू व्हिच सिख मिशन। तो महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब का इलाका में शासन करता है, आपको कब से कब तक 1800 ईस्वी से लेकर 1839 ईस्वी तक। इनका जन्म जो है 1780 में है और ये मिस्र से रहते हैं, सुकर चकिया मिस्र। तो यह आपको याद रखेगा, सुकर चकिया मिस्र। उसके बाद हुआ था फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। फर्स्ट पेशवा हम जो फेमस पेशवा है वो है बाजीराव बालाजी विश्वनाथ, पहला पेशवा। लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो यह फर्स्ट पेशवा नहीं है। शिवाजी के समय भी पेशवा का पोजीशन था, लेकिन उस समय पेशवा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 1760 में जब साहू मराठा का राजा बनता है, महाराजा बनता है, उस समय जो पेशवा का रिस्पेक्ट और डिग्निटी और कैपेबिलिटी बढ़ता है, उसमें जब हम लोग पेशवा का इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें है बालाजी विश्वनाथ, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1707 से लेकर 1720। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ 1720 में मरता है। उसके बाद सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा शक्तिशाली पेशवा आता है बाजीराव वन, जिस पर मूवी बना है बाजीराव मस्तानी। इसका टाइम पीरियड क्या है 1720 से लेकर 1740। और सबसे घटिया, सबसे बेकार जो पेशवा बनता है उसका नाम है बाजीराव द्वितीय, जो मराठा की रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को खत्म कर देता है। तो बाजीराव वन सबसे अच्छा और बाजीराव द्वितीय सबसे खराब। और बाजीराव इसका टाइम पीरियड क्या है 1740 से लेकर 1761। इसी के समय बाजीराव के समय ही आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जो जहां पर इसका बेटा मर जाता है। बेटा का क्या नाम है सदाशिवराव, विश्वासराव, बेटा का नाम है विश्वासराव। तो यह भी याद रखिएगा। तो पहला जो है आपको बालाजी विश्वनाथ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हु बिल्ड बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ। तो बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में, विशाल अग्निहोत्री, ऑप्शन ए और सी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। लेकिन क्वेश्चन का ना आप नंबर भी लिखिए, किस क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन ए और सी लिख रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए, क्योंकि हम डायरेक्टली आपको तो पता नहीं चल पा रहा आपका लिख रहे हैं किस क्वेश्चन का। तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन का नंबर भी लिखिए, किस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं। ठीक है। हु बिल्ड बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ। तो बड़ा इमामबाड़ा जो है आपको लखनऊ में किसने एस्टैब्लिश किया था, बनाया था, तो आसिफ उद दौला। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, आपको लखनऊ का जो अवध का जो नवाब है, अवध का सबसे पहला नवाब कौन है, सादत खान। ये 1721 ईस्वी के आसपास अवध का नवाब बनता है। 1739 ईस्वी में इसको जहर खा के मरना पड़ता है। इसके कारण नादिर शाह को बोलता है चलिए दिल्ली, दिल्ली में बहुत ज्यादा संपत्ति है, आप दिल्ली चलिएगा, आपको बहुत ज्यादा संपत्ति हम देंगे। दिल्ली में जब नादिर शाह से संपत्ति मांगता है, तो दिल्ली का जो था ट्रेजरी वो खाली था, अब इसके पास पैसा देने के लिए था नहीं, तो इसको शर्म से जहर खा के मरना पड़ा था। याद रखिएगा, सादत खान जो है 1721 से लेकर 1739 तक की कहानी सादत खान की है, जो अवध का नवाब बनता है। उसके बाद सादत खान के बाद सफदरजंग की कहानी आती है। सफदरजंग कब तक रहता है, 1739 से लेकर 1754 तक नवाब रहता है अवध का। 1754 से लेकर आपको 1775 तक शुजाउद्दौला नवाब बनता है, जिसके समय बैटल ऑफ बक्सर होता है। 1775 से लेकर 1798 तक आसफ उद दौला नवाब रहता है अवध का। आसफ उद दौला का नवाब है 1775 से लेकर 1798, वही बड़ा इमामबाड़ा बनाता है। और ये वालिद अली शाह तो बाद में बनता है, और औरंगजेब तो अलग ही कहानी। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। उसके बाद राजा मर्तंड वर्मा वाज रिलेटेड टू व्हिच रीजनल स्टेट ऑफ द 18th सेंचुरी। तो राजा मर्तंड वर्मा जो है आपको केरला त्रिवेंद्रकोर का राजा होता है, जो आपको इंपॉर्टेंट केरला की हिस्ट्री में। इसका आंसर याद रखिएगा, त्रिवेंद्रकोर। उसके बाद इन व्हिच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर कंक्लूडेड बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, अलीनगर ट्रीटी किसको कहते हैं। तो अलीनगर ट्रीटी जो है, किसका नाम था अलीनगर, कलकत्ता का ही नाम अलीनगर रखा जाता है, किसके द्वारा, सिराजदौला। अलीनगर ट्रीटी जो है कि कहां पर हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में अलीनगर ट्रीटी हुई थी। क्यों, ऐसा जरूरत क्या पड़ा अलीनगर ट्रीटी का। तो देखिए आपको 23 जून 1756 को कलकत्ता में ब्लैक फॉल इंसिडेंट होता है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर था, ब्रिटिशर्स जो मर्चेंट था, उसको कलकत्ता से भागना पड़ता है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स कलकत्ता से भागा दिया जाता है सिराजदौला के द्वारा 1756 में, तो 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आता है बंगाल। बंगाल में जो सिराजदौला का सिपाही सब था, उस सबसे लड़ाई करता है, उसको परेशान करता है। और उसके बाद सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव में एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट का नाम है ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जिसके तहत ब्रिटिशर्स को फिर से कलकत्ता में बिजनेस करने का अधिकार मिल जाता है। और यहाँ जो दोस्ती करता है सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव, फिर बैटल ऑफ पलासी में फिर क्या करेगा, सिराजदौला को रॉबर्ट क्लाइव धोखा देगा। तो ब्रिटिशर्स की कहानी से हमको यही सीख मिलता है, जो दुश्मन है उससे पहले दोस्ती करो, फिर उसको धोखा दो। तो कब धोखा देना है, कब दोस्ती करना है, ये हमको इंडियन हिस्ट्री से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ अलीनगर से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच में दोस्ती होता है, ब्रिटिशर्स को अधिकार मिलता है, फिर से बिजनेस कीजिए। और उसके दोस्ती के बाद 1757 ईस्वी में ही फिर मार दिया जाएगा, बैटल ऑफ पलासी में सिराजदौला मार दिया जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो ठीक है, इसका आंसर करेगा ऑप्शन बी। अलीनगर समझ में आ गया, कलकत्ता का ही नाम चेंज किया गया था 1756 में। अगला है अरेंज द रेन ऑफ द फॉलोइंग नवाब ऑफ बंगाल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर हमको अरेंज करना है, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलवर्दी खान, सरफराज खान और शाह शुजा। यहाँ पर भी एडिटोरियल वाले ने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है। देखिए यहाँ शाह शुजा नहीं होना चाहिए। शाह शुजा जो था, यह शाहजहां का बेटा था। शाहजहां का बेटा था, औरंगजेब के द्वारा भागा दिया जाता है यंगून में जाता है। फिर यंगून का राजा जो है, इसको कहता है अपनी बेटी के द्वारा, बेटी के साथ शादी कर दो, अलग कहानी है, लंबा चौड़ा, ये मारा जाता है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सरफराज खान कब बंगाल का नवाब बना। शाह शुजा को हम लोग इतिहास में क्यों याद रखते हैं, तो याद रखिएगा 1651 ईस्वी में, 1651 में ब्रिटिशर्स को बंगाल में जो बिजनेस करने का पहली बार अधिकार दिया था, वो अधिकार 1651 में शाह शुजा ने ही दिया था। शाह शुजा 1651 में बंगाल का नवाब था। तो बंगाल का नवाब शाह शुजा 1651 में ब्रिटिशर्स को बंगाल में बिजनेस करने का अधिकार देता है 3000 रुपए की सालाना रकम पर। यही 3000 पर का जो एग्रीमेंट होता है, वही 3000 रुपया का एग्रीमेंट फिर 1717 ईस्वी में फर्रुख सैयार और ब्रिटिशर्स के बीच में फिर से वो एग्रीमेंट पर अप्रूवल मिलता है। तो हम लोग को शाह शुजा को इसलिए याद रखना है ब्रिटिशर्स के इतिहास में। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाँ।
ये है बंगाल के नवाबों की कहानी। तो बंगाल के नवाबों की जो कहानी है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां का टाइम क्या है 1704 से लेकर 1725, कहीं कि 1727 हुआ था। इसका जो दामाद है उसका नाम है शुजा खान। शाह शुजा इसका नाम नहीं है, जो एडिटोरिया ने आपको प्रिंटिंग मिस्टेक करके शाह शुजा दे दिया है। शाह शुजा की कहानी हम आपको बता दिए, रिपीट नहीं कर रहे। इसका दामाद होता है शुजा खान, जो आपको नवाब बनता है कब से कब तक, 1725 से या 1727, किसी किताब में 1727 भी है, 1727 से लेकर 1739 तक, याद रखिएगा। यह बनता है 1727 से लेकर 1739 तक। उसके बाद शुजा खान, यह शुजा खान जो है, शुजा खान के बाद जो शुजा खान का बेटा है सरफराज खान, वह बनता है आपको नवाब 1739 से 1740 तक, जिसको सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खान मार देता है और 1740 से 1756 तक यह बंगाल का नवाब बनता है। 1756 में अलवर्दी खान मर जाता है और उसके बाद 1757 तक यह शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बनता है। 1757 में आपको फिर मीर जाफर राजा बनता है, अर्थात नवाब बनता है, जिसको 1760 ईस्वी में मीर कासिम के द्वारा हटा दिया जाता है। फिर 1763 ईस्वी में मीर जाफर बनता है, तो उसके बाद की कहानी अलग है। तो शुरुआत का जो बंगाल का नवाब है उसमें याद रखिएगा मुर्शिद कुली खां, उसका जो शुजा खान और सरफराज खां, अलवर्दी खां और फिर जो है आपको सिराजुद्दौला। तो यह नाम आपको याद रखना। तो यहाँ पर जो दिया गया नाम है शाह शुजा नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए शुजा खान। तो हम लोग यह मान के चले तो एडिटोरिया जो है शुजा खान नाम यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहा था, लेकिन गलती से उसने शाह शुजा प्रिंट कर दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो इसका आंसर 1 4 3 2 1 4 3 2। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, आप जो लोग को भी देख रहे हैं जरूर वीडियो को इच्छा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको जरा सा भी लग रहा हो जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं डिटेल वे से डिस्कशन कर रहे हैं, या हेल्पफुल हो सकता है बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई कमेंट को कोई क्वेरी हो तो जरूर हमें, या कोई फीडबैक हो तो जरूर आप हमें बताइए। तो यहाँ पर 29 का आंसर जाएगा ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद उसका दामाद शुजा खान, उसके बाद मुर्शिद कुली खां का पोता, पोता ही बोल सकते हैं शुजा खान के, ठीक है पोता नहीं हुआ, उसका शुजा खान दामाद था, शुजा खान का बेटा था सरफराज खान, और अलवर्दी खान का कोई कनेक्शन नहीं है रिलेशन में। ठीक है, 30 नंबर का देता है फिल द ब्लैंक स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट ऑप्शन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दैट टाइम इज द हिस्ट्री ऑफ ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द नवाब टू द ब्रिटिश। तो किस टाइम पीरियड में जो पावर ऑफ बंगाल है वह नवाब जो बंगाल का था उसके हाथ से निकलकर ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। तो यह याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स नवाब के हाथ से ब्रिटिशर्स के हाथ में कब चला गया, तो 1765 ईस्वी। 1765 ईस्वी में आपको बंगाल के नवाब के हाथ से धीरे धीरे कहा किसके हाथ में चला जाता है, 1772 ईस्वी में ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1757 ईस्वी से 1765 ईस्वी की आपको इसमें देखिए, 1772 से 1780 ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं है। 1750 से 1757 में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जिसमें हम कह सके जो पावर जो है नवाब के हाथ से निकल के ब्रिटिशर्स के बीच में जा रहा है। कंफ्यूजन जो आपको हो सकता था इस क्वेश्चन में 1757 से 1765 होना चाहिए कि 1765 से 1772 हो। तो इसमें से ये मानिए 1757 से 1765 में इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स जो है आपको नवाब को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन 1765 के बाद नवाब का इंपोर्टेंस 0 के बराबर हो गया है, और यहाँ पर 1765 से 1772 जो है ब्रिटिशर्स जो है डुअल गवर्नमेंट चलाता है, और 1772 में जो नवाब का थोड़ा सा भी जो रेस्पेक्ट होता है, डिग्निटी होता है, वो भी खत्म हो जाता है 1772 में। इसका आंसर जो बेस्ट है, ग्रेजुअली पावर जो ट्रांसफर हो जाता है 1772 में चला जाता है। तो आंसर क्या है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी, बी आपने लिखा इसका 1700 नहीं, इसका आंसर जो दिया गया है वह सी ही दिया गया है विशाल जी, और मेरे अनुसार भी इसका आंसर सही है 1765 से 1772। जो लॉजिक मैंने आपको दिया है कि 1757 से देखिए द हिस्ट्री ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दिस टाइम द हिस्ट्री ऑफ ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द नवाब टू द ब्रिटिश। तो पॉलिटिकल पावर जो है आपको 65 से 72 में ही गया। आपको पॉलिटिकली पावर 1757 से 1765 जो है पॉलिटिकली पावर के रूप में ब्रिटिशर्स अपने आप को दिखा रहा है, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसमें बेस्ट आंसर जो है 1765 से 1772 ही है। अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको आंसर सही लगेगा, क्योंकि 1772 में उसके हाथ में पूरा पावर आ जाता है। वारन हेस्टिंग जब गवर्नर बनता है तो आपको मालूम है वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है। 1700 आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने की, ये 1772 में ही पहली बार बनाया जाता है वारन हेस्टिंग के द्वारा। तो बेस्ट आंसर जो है आपको 1772 ही है, जो 1772 में ब्रिटिश के हाथों में पूरी तरीके से पावर चली जाती है। 1765 में ब्रिटिश के हाथों में पावर नहीं जाता है पूरी तरीके से, उस समय वो नवाब को कठपुतली की तरह यूज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी जो आपको शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। दिस बैटल वाज फाउट ऑन दिसंबर, तो जून में होता है, याद रखिएगा जून 23 जून 1757 होता है। तो पहला पॉइंट गलत है। दिस वार वाज फाउट बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, ये पॉइंट सही है। इसी बात सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। रॉबर्ट आफ्टर दिस वार द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो वर द जमींदारी ऑफ 24 परगना, तो यह भी पॉइंट सही है। जमींदारी ऑफ 24 परगना भी है, यह भी उसको मिल जाता है। इस यहाँ पर कौन सा सही है, 2 और 3 सही है, फर्स्ट जो है आपको गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन जो है 2 और 3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का। ठीक है, 31 का सी हो जाएगा। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद होता है, याद रखिएगा मीर जाफर का दामाद होता है मीर कासिम, मीर जाफर के बेटे मीरान को मार करके 1760 में बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर के बेटे मीरन को मार करके 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, जो 1762 ईस्वी में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां शिफ्ट करता है, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट करता है। मुंगेर शिफ्ट करता है, तो यह करने वाला कौन था, मीर कासिम था। कमेंट करके यह बताइएगा जो कलकत्ता कब बंगाल की राजधानी बनता है, बंगाल की राजधानी को कलकत्ता कब बनाया जाता है, यह कमेंट करके आप लोग विशाल अग्निहोत्री देवराती बताइएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा। मीर जाफर तो शिफ्ट नहीं करता। मीर जाफर के समय कैपिटल कहाँ होता है? आपको मुर्शिदाबाद होता है। नाजिब-उद-दौला जो है इसी समय नहीं कैपिटल शिफ्ट होता, सिराज-उद-दौला के समय कैपिटल शिफ्ट नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद गवर्नर हु एस्टैब्लिश्ड डायरकी इन बंगाल एंड इंडेड डायरकी वे रिस्पेक्टिवली। तो 1765 ईस्वी में जो डायरकी एस्टैब्लिश होता है, इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब है आपको रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर 2 बार बनता है, याद रखिएगा। कब-कब बंगाल का गवर्नर बनता है? बैटल ऑफ पलासी के बाद और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ऐसे याद रख सकते हैं। बैटल ऑफ पलासी के बाद 2 साल के लिए और बैटल ऑफ बक्सर के बाद 2 साल के लिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब बनता है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब, सबसे बंगाल का नवाब नहीं कर रहा हूं, बंगाल के गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर बनता है आपको 2 बार। एक 1757 से 1759 बंगाल का गवर्नर बनता है, 1757 से 1759, और उसके बाद ये बनता है 1765 से लेकर 1767। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। जो क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर बनता है 2 बार, एक बार बैटल ऑफ पलासी, एक बार बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो जो डायरकी जो है स्टार्ट कब होता है? 1765 में स्टार्ट होता है, तो क्लाइव स्टार्ट करता है। खत्म कब होता है डायरकी? 1772 में खत्म होता है। 1772 में डायरकी खत्म करने वाला कौन है? वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग बंगाल में 1772 ईस्वी में ही आता है एज ए गवर्नर, जो 1774 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है और फिर 1785 ईस्वी में भारत से चला जाता है। तो ये याद रखिएगा, वारन हेस्टिंग जो है आपको डायरकी कब खत्म करता है? 1772 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। विशाल, ये मैसेज क्या डिलीट किया? देख भी नहीं पाए, फिर से कोई मैसेज लिखिएगा। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। व्हेन वाज सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फाउट? तो हम लोग जानते हैं 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है। पहला 1767 टू 69, इसके बाद जो ट्रीटी होता है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है, याद रखिएगा। इसमें हैदर अली जीतता है और मद्रास में जो ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर होता है वहां पर ट्रीटी होता है, तो याद रखिएगा मद्रास में पहला ट्रीटी ऑफ होता है एंग्लो। दूसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो आपको कब हो रहा है? तो दूसरा जो है आपको 80 से 84 हो रहा है, जिसके बाद कौन सा ट्रीटी होता है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है। तीसरा जो है 90 से 92 होता है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के साथ खत्म होता है। और चौथा जो है 1799 टीपू सुल्तान मर जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हो रहा है? 1780 से 84। इसी में 82 में हैदर अली की मौत हो जाती है, याद रखिएगा। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हो रहा है? 1780 से 1784। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन द टाइटल ऑफ मार्क्यूस? तो टाइटल ऑफ जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, टाइटल ऑफ मार्क्यूस किसको दिया गया? तो आर्थर वेलेस्ली। वेलेस्ली का टाइम पीरियड क्या है? 1798 से लेकर 1805 तक। 1798 से लेकर 1805 तक वेलेस्ली का टाइम है, इसी को आपको मार्क्यूस का टाइटल दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता दीजिए, 2 बार गवर्नर बनता है। वारन हेस्टिंग के बारे में बताएं, ये 1772 में आता है, 1785 में जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में आता है, 1793 ईस्वी में चला जाता है, फिर 1805 में आता है, 1805 में मर जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग उसके द्वारा 1786 से लेकर 1793 में किए गए कामों के लिए याद रखते हैं। 1805 में ऐसा कोई काम नहीं करता है अपने मरने के सिवाय, तो 1805 की कोई उपलब्धि नहीं है। आर्थर वेलेस्ली 1798 से 1805 तक रहता है और ये सब्सिडी अलायंस स्टार्ट करता है और ये बहुत अच्छा काम करता है वेलेस्ली। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। 34 का क्या है? ऑप्शन सी। हाँ सही है, 34 का सही, ठीक है। उसके बाद है टीपू सुल्तान वाज ग्रेट पेट्रोन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बात है, टीपू सुल्तान ग्रेट पेट्रोन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। ही हैड डीप नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का उसे डीप नॉलेज नहीं था, वो ज्योतिष के बारे में उसका काम भी नहीं था, उसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, उसने तोप बनाया था, वो ज्योतिष से नहीं था कनेक्शन। तो टीपू सुल्तान एस्ट्रोनॉमी से नहीं था, लेकिन ग्रेट पेट्रोन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। तो ऑप्शन ए इसका ये सही है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। द सोल्जर व्हिच कंट्री हेल्प्ड टीपू सुल्तान इन एस्टैब्लिशिंग द जैकोबियन क्लब? तो जैकोबियन क्लब फ्रांस का क्लब था जो स्वतंत्रता की बातें करता था, इक्वलिटी की बातें करता था, फ्रेटर्निटी की बातें करता था। तो यही जैकोबियन क्लब फ्रांस की मदद से टीपू सुल्तान भी यहाँ पर बनाया था आपको मैसूर में। तो सही इसका आंसर देगा ऑप्शन बी। उसके बाद है मैच 1 और मैच 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। तो मराठा के साम्राज्य में, मराठा एम्पायर में जब हम लोग पढ़ते हैं सरदार, जो मराठा एम्पायर जो है अलग-अलग सरदारों में बटा हुआ था, उसमें जो 4 मेन सरदार था, होलकर। होलकर कहाँ पर शासन करता था? तो इंदौर में होलकर। होलकर यूनिवर्सिटी भी है इंदौर में। गायकवाड़ कहाँ पर था? तो गायकवाड़ बड़ौदा में। भोंसले आपको नागपुर के भोंसले, और सिंधिया कहाँ का? ग्वालियर में सिंधिया का में बटा हुआ था। तो याद रखिएगा होलकर इंदौर, भोंसले आपको नागपुर, गायकवाड़ बड़ौदा और सिंधिया ग्वालियर। तो इसका 38 का क्या आंसर? 37 का आपने बी दिया, सही है। तो 38 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन व्हिच ईयर वाज द इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ सालवाई साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड मराठा पेशवा? तो ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है आपको पहला एंग्लो मराठा वार होता है, पहला एंग्लो मराठा वार 1775 से लेकर 1782 तक होता है, याद रखिएगा। पहला एंग्लो मराठा वार 1775 से लेकर 1782 तक होता है। यह एंग्लो मराठा वार में 4 ट्रीटी होता है। पहला ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ आपको सालवाई। तो इसमें जो आखिरी ट्रीटी है वह ट्रीटी है 1782 में हुआ, याद रखिएगा। सबसे पहले 1775 में ट्रीटी होता है, उसका 1776 में ट्रीटी होता है, 1789 में होता है, 1782 में होता है। 1800 में जो ट्रीटी होता है वह सेकंड एंग्लो मराठा, 1800 में जो ट्रीटी होता है वह सेकंड एंग्लो मराठा वार के समय होता है, जिसको ट्रीटी ऑफ बासील कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सालवाई पूछा है, जो पहला एंग्लो मराठा वार की कहानी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार हम लोग पूरा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को थोड़ा सा टाइमलाइन देख सकते हैं, क्या क्या हुआ था। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में क्या हो रहा है आपको? 10 जनवरी 1775 को पहला जो ट्रीटी ऑफ 7 मार्च 1775 को सूरत ट्रीटी होता है। उसके बाद हम ज्यादा डिटेल स्टोरी नहीं बता रहे, यहाँ पर केवल डेट आपको दिखा रहे हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत जो हो रहा है आपको 7 मार्च 1775 को हो रहा है। उसके बाद दूसरा ट्रीटी ऑफ पुरिंदर हो रहा है 1 मार्च 1776 को हो रहा है। ट्रीटी ऑफ वडगांव का हो रहा है 13 जनवरी 1789 को हो रहा है। और आखिरी जो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सालवाई वह 17 मई 1782 को हो रहा है। तो एग्जाम पर्पस के लिए केवल आप डेट याद रखिए और ट्रीटी याद रखिए, बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा सा याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। जरूरत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब के द्वारा कनेक्ट करके कहानी जान सकते हैं। मुझसे वीडियो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हम इतना डिटेल स्टोरी यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो पहला इसका क्या हो जाएगा? 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरिंदर हुआ है, 1779 में ट्रीटी ऑफ वडगांव हुआ है, 1782 में आपको ट्रीटी ऑफ सालवाई हुआ है, 1802 में ट्रीटी ऑफ बास्टीन हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का
सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मराठा कॉन्फेडरेसी फाइनली एंड फॉर्मली डिसॉल्व। तो मराठा कॉन्फेडरेसी जो है कब खत्म कर दिया गया? थर्ड जो एंग्लो मराठा वार हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद 1818 में जो थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है, जिसके बाद बाजीराव द्वितीय को कहां भेजा जाता है? कानपुर में भेजा जाता है। कानपुर में भेजा जाता है, बिठूर के पास कानपुर में बाजीराव द्वितीय को भेज देता है। यह होता है 1818 में। मराठा की कहानी शिवाजी के द्वारा कब स्टार्ट हुआ था? 1627 ईस्वी में, 1627 या 1630 में शिवाजी का जो जन्म हुआ, उसके बाद जो मराठा की कहानी शुरू हुई, वह कहानी 1627 या 1630 से जो कहानी स्टार्ट हुई, वो 1818 में कहानी खत्म हो जाता है। उसके बाद मराठा की कहानी हम लोग नहीं पढ़ते। उसके बाद हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश इन 1843। तो 1843 में आपको गवर्नर ऑफ सिंध कौन था? जब सिंध को हम लोग कॉन्क्वेस्ट किए, ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट किया, उस समय भारत में कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था? याद रखिएगा, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो का टाइम क्या है? 1842 से लेकर 1844। याद रखिएगा, लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 1844। विलियम बेंटिक जो भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसका टाइम क्या है? 1828 से लेकर 1835। लॉर्ड ऑकलैंड का जो टाइम पीरियड है 1836 से 1842। और लॉर्ड डलहौजी जो है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1848 से 1856। तो यह याद आप रख सकते हैं। उसका हु वाज द पायनियर ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी। तो रिंग फेंस पॉलिसी जो है, जिसके द्वारा जो बगल के स्टेट, जैसे मान लीजिए बंगाल का जो गवर्नर है रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग, वह अवध के नवाब या हैदराबाद के जो नवाब है उसके साथ किस तरीके से डील कर रहा। तो यह जो पॉलिसी है, इसको क्या कहते हैं? रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाया गया पॉलिसी है टुवर्ड्स डिफरेंट इंडियन स्टेट के बारे में। रिंग फेंस पॉलिसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है सब्सिडियरी अलायंस। रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। रिंग फेंस पॉलिसी में क्या था? जो ब्रिटिशर्स ने कहा था, जिसे अवध को कहा, अगर आप पर कोई हमला करेगा तब हम आपको सेना देंगे और आप उस सेना के बदले हमको पैसा दे दीजिएगा। तो यह रिंग फेंस पॉलिसी था, अगर आपको मदद की जरूरत होगी तो हम आपको मदद देंगे, ठीक है। तो यह रिंग फेंस पॉलिसी था, ताकि अगर अवध पर, मान लीजिए अफगान जो अगर अवध पर अटैक करके जीत लेता, तो अवध के बाद बंगाल ही पर अटैक करता अफगान, इसलिए अवध को बचाना जरूरी था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यह रिंग फेंस पॉलिसी याद रखिएगा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। इसी रिंग फेंस पॉलिसी का जो ज्यादा क्रूएल वर्जन था वो था सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एकदम प्योर ढंग से सब्सिडियरी अलायंस वो था लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें क्या था? जो भी आपके बगल वाला स्टेट है उसके यहाँ ब्रिटिश का सेना रहेगा, उसका खर्चा जो है वही से राजा उठाएगा। तो यह था सब्सिडियरी अलायंस। थोड़ा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा सब्सिडियरी अलायंस का, यहाँ डिटेल ढंग से नहीं बता रहे, लेकिन रिंग फेंस पॉलिसी का ही एक्सटेंडेड और ज्यादा वर्जन था आपको सब्सिडियरी अलायंस। या किसी द्वारा सब्सिडियरी अलायंस यूज किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ज्यादातर यूज किया गया था। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग हु मेड सब्सिडियरी अलायंस विद लॉर्ड वेलेस्ली एंड फाउंड द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द ट्रीटी। तो लॉर्ड आपको सब्सिडियरी अलायंस जो बनाया गया है, सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? हैदराबाद के द्वारा। हैदराबाद के द्वारा कब सब्सिडियरी अलायंस किया गया था? तो 1798 ईस्वी में। उसके बाद जो आपको सब्सिडियरी अलायंस किया गया है इसके द्वारा, तो मैसूर 1799 में, सब्सिडियरी अलायंस 1799 ईस्वी में। उसके बाद आपको अवध 1801 ईस्वी में और ग्वालियर 1804। ग्वालियर के द्वारा कब किया जाता है सब्सिडियरी अलायंस पर साइन? सेकंड एंग्लो मराठा वार के बाद। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी डिड एंग्लो नेपाल वार एंडेड। तो एंग्लो नेपाल वार जो है आपको कब हुआ था? जो है 1816 ट्रीटी ऑफ सुगौली। या याद रखिएगा, बिहार के इतिहास से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ सुगौली, क्योंकि बिहार का जो विभाजन है यह आपको ट्रीटी ऑफ सुगौली के द्वारा हुआ था। जैसे पंजाब का विभाजन 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उसी तरीके से जो नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार मिथिलांचल का इलाका जो है वह नेपाल में चला गया था ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत। जो आज हम लोग देखते हैं जो कौन सा जनकपुर जो है वो पहले मिथिला का इलाका था, अभी भी वहाँ पर मैथिली भाषा बोला जाता है। तो ये जो नॉर्थ बिहार जहाँ पर मैथिली भाषा के लोग सब थे, यह कैसे आज नेपाल में चला गया है? तो ये ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत। अर्थात जो नॉर्थ बिहार का जो इलाका, जो मैथिली बहुल भाषी इलाका था, वह आपको नेपाल को दे दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। किस ट्रीटी के तहत? तो ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली का जो है एंग्लो नेपाल से कनेक्शन है, ही हमारे बिहार के इतिहास से भी ट्रीटी ऑफ सुगौली का कनेक्शन है। जो बिहार का विभाजन, जैसे पंजाब का विभाजन 1947 में किया गया, इसके बारे में सब जानता है, लेकिन हमारे बिहार का विभाजन जो किया गया ट्रीटी ऑफ सुगौली में, उसके बारे में बहुत कम को मालूम होता है। यह याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सुगौली भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ यांडुबू है। ट्रीटी ऑफ यांडुबू कब होता है? तो 1626 ईस्वी में। ट्रीटी ऑफ यांडुबू आपको ब्रिटिशर्स और यंगून के बीच में होता है। ट्रीटी ऑफ यांडुबू 1626 ईस्वी में किसके बीच होता है? ब्रिटिशर्स और यंगून के बीच में ट्रीटी ऑफ यांडुबू होता है। 1816 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ सुगौली होता है किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो लेफ्ट इंडियन स्टेट का जो होता है, यहाँ पर सतारा को कब लेफ्ट एनेक्स किया जाता है? तो याद रखिएगा, सतारा को आपको एनेक्स किया जाता है 1848 ईस्वी में। सतारा कौन सा जगह है? यहाँ पर मराठा का राजा था। मराठा साम्राज्य का राजा जो था वह कहाँ रहा था? सतारा में। ताहू जो 1760 ईस्वी में आता है वो सतारा में ही रहता है, याद रखिएगा। तो सतारा का कनेक्शन मराठा से। जैतपुर और संबलपुर यह कब एनेक्स किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा? तो 1849। जैतपुर जो है आपको बुंदेलखंड वाले इलाका में, परसेंटेज जैतपुर का यूपी में। संबलपुर उड़ीसा का स्टेट था संबलपुर। इसको कब एनेक्स किया जाता है? तो ये 1849 में। झांसी जो है इसको कब एनेक्स किया जाता है? 1853 ईस्वी में। नागपुर को कब एनेक्स किया जाता है? 1854 ईस्वी में। तो नागपुर को क्या होता है 1854 में? आपको बताएं 1818 ईस्वी में जो बाजीराव द्वितीय पूना से कहाँ चला जाता है? पूना से नागपुर जाता है। 1854 ईस्वी में वो मर जाता है बाजीराव द्वितीय, उसका अपना कोई बेटा नहीं होता है। उसी के कारण ये जो बाजीराव द्वितीय है, एक आदमी को गोद लेता है जिसका नाम होता है नाना साहब द्वितीय, लेकिन नाना साहब नाम से ज्यादा फेमस है, जो 1857 के युद्ध में भाग लेगा। तो
याद रखिएगा नाना साहब द्वितीय या जो नाना साहब के नाम से फेमस है, वह 1854 में उसको पेंशन देना बंद कर दिया जाता है क्योंकि नागपुर को एनेक्स कर दिया जाता है 1854 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। याद रखिएगा झांसी की तो कहानी मालूम है, नागपुर 1854, झांसी का भी राजा मर जाता है तो वहां पर 1853 ईस्वी में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो सिविल रिबेलियन जो होता है ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उसमें द लीडर ऑफ सिविल रिबेलियन हैड प्रोग्रेसिव आइडियाज। तो जो सिविल रिबेलियन आपको भारत में ब्रिटिश के खिलाफ 1770 के से लेके आपको लगभग 1857 तक जो सिविल रिबेलियन हुआ, उसके पास कोई प्रोग्रेसिव आइडिया नहीं था। वो लोग लोकल और फ्यूडल माइंडसेट से ही लड़ रहे थे, तो प्रोग्रेसिव आइडिया नहीं था। ये पॉइंट गलत है। उसका सिविल रिबेलियन विल रिजल्ट ऑफ लोकल कॉज एंड प्रॉब्लम। तो जो सिविल रिबेलियन हुआ था उसका लोकल कॉज और प्रॉब्लम नहीं था, जैसे संथाल रिवोल्ट हो, होल रिवोल्ट हो, भूमिज हो, तो उसका मेन कारण जो था लोकल ही था। उसका था ऑल द सिविल रिबेलियन दो डिफरेंट इन टर्म्स एंड प्लेस एंड टाइम्स वेयर ऑलमोस्ट सिमिलर इन नेचर। तो जितना भी सिविल रिबेलियन हुआ, चाहे झारखंड में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे आपको महाराष्ट्र में हो, हर जगह का नेचर सेम था। जो सब लोग जो है ब्रिटिशर से परेशान थे, उसके एक्सप्लॉइटेशन से परेशान थे, इसलिए वो लोग सिविल रिबेलियन करे। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। तो इसमें से पूछा कौन सा गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट व्हिच सिविल रिबेलियन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द फेमस बंगाली नॉवल आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ जो 1882 ईस्वी में लिखा गया है, वो आनंद मठ सन्यासी रिवोल्ट पर बेस्ड है। सन्यासी रिवोल्ट आपको भारत में 1770 ईस्वी में हुआ था। तो उसी सन्यासी रिवोल्ट के बेसिस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी आपको 1882 ईस्वी में आनंद मठ किताब लिखते हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डिड द पेका रिबेलियन टेक्स प्लेस। तो पेका रिबेलियन जो 1817 ईस्वी में होता है, ये कहां होता है? तो उड़ीसा में होता है पेका रिबेलियन। देखिए उड़ीसा जो है आपको 1803 ईस्वी में सेकंड एंग्लो मराठा वार के बाद, सेकंड एंग्लो मराठा वार के बाद उड़ीसा का इलाका ब्रिटिश के अंदर में चला जाता है। ब्रिटिश के अंदर उड़ीसा में जो सैनिक सब थे, जिसको पेका कहते थे, इनका जॉब खत्म हो जाता है। ब्रिटिशर्स इसको सैनिक के रूप में रखता नहीं है। तो ये जो सैनिक थे, जो पहले राजा के यहाँ सैनिक के रूप में काम करते थे, पेका, ये बेरोजगार हो जाते हैं। इनको एक आम किसान की तरफ किया जाने लगता है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1803 के बाद। तो ये पेका आपको 1817 में विद्रोह कर देता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसको लोग पेका रिबेलियन कहते हैं। याद रखिएगा, पेका कौन था? उड़ीसा में आर्मी था, सैनिक के रूप में काम करने वाले लोग थे, जो ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ पेका रिबेलियन किया था 1817 में। उसके बाद व्हेन डिड द इंसिडेंट ऑफ सूरत साल्ट रिवोल्ट टेक प्लेस। तो सूरत में जो साल्ट रिवोल्ट हुआ था, हम लोग तो इंडियन हिस्ट्री में साल्ट रिवोल्ट दांडी मार्च 1930 महात्मा गांधी का याद रखते हैं, लेकिन दांडी मार्च से पहले भी सूरत में साल्ट रिवोल्ट हुआ था। कब? 1844 ईस्वी में। उस समय जो साल्ट पर टैक्स 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया गया था। साल्ट पर टैक्स 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया गया था, जिसके विरोध में सूरत के लोगों ने विद्रोह किया था, जिसको हम लोग सूरत साल्ट रिवोल्ट कहते हैं। यह कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। तो ये हुआ 50% का हम लोग यहाँ डिस्कशन किया। उम्मीद है आप लोग को यह हेल्पफुल लग रहा होगा। यह डिस्कशन आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए हेल्पफुल लग रहा होगा। रिवीजन आपका अच्छा तरीके से हो रहा होगा। अगर जरा सा भी आपको हेल्प लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि जो बीपीएससी का भी एग्जाम श्योर हो गया है, डेट फाइनल हो चुका है, उन लोग तक ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, आप लोग को भी पता चल सके। जब हम डेली क्लास करते हैं तो आपको भी नोटिफिकेशन जाए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करें। अगर जरा सा भी आपको लग रहा होगा कि हमारा ये डिस्कशन फ्रूटफुल है, यूजफुल है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज खास करके विशाल अग्निहोत्री जी